मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रादेशिक भूगोल बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है एग्जाम की दृष्टि से सेक्शन सी के अंदर जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा उस निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो 23 तारीख को एग्जाम होने वाला है 24 को, तो उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ और कितने परसेंट इसके चांसेस हैं। दूसरी लगभग 1% का अपने विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। तो चलो अपने इसके अंदर आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं 2021 के एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज तारीख होगी कि 8/2021 बीए पार्ट थर्ड एग्जाम 2021 फर्स्ट पेपर रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, विश्व में उष्ण मरुस्थलों की भौगोलिक दशाओं एवं वितरण पर एक भौगोलिक लिखिए। यानी विश्व के अंदर उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है जो बेसिकली 15 से 30 अक्षांशों के मध्य स्थित है उनके भौगोलिक दशाएं क्या कहां पर ये पाए जाते हैं। तो उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के यानी पश्चिम भाग में 15 से 30 अक्षांशों दोनों गोलार्धों में 15 से 30 अक्षांश और 15 से 30 अक्षांशों के मध्य ये मरुस्थल पाए जाते हैं। उनका प्रश्न का अपने विस्तार से आगे भी अध्ययन करेंगे। तो उनकी मरुस्थल की भौगोलिक दशाओं एवं उनके वितरण पर एक भौगोलिक निबंध लिखना है जिसमें डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि सहारा कहाँ पर है, अरेबियन मरुस्थल कहाँ है, थार का मरुस्थल कहाँ है, तो उसके बारे में विस्तार से करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न 2018 और 2019 के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये प्रश्न आ चुका है। तो अब की बार 20 में नहीं आया तो 21 में इस प्रश्न के आने के बहुत अधिक चांस है। तो इस प्रश्न को अपने विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। दूसरा यदि हम बात करें कि यूएसए के भौतिक स्वरूप का संक्षिप्त में सचित्र वर्णन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक प्रदेशों का सचित्र वर्णन, ये प्रश्न भी 2 बार आ चुका है। और अमेरिकन वाले जो यूनिट है इसके अंदर यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोनों तीनों, तो उसके अंदर पिछली बार भी हर साल उसके अंदर प्रश्न रिपीट होता है। तो मैंने पहले बता दिया ये जो प्रश्न है 12 नंबर की जगह अब की बार ये 70 यानी लगभग 20 नंबर का प्रश्न हो गया। तो यानी ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है क्योंकि 75 में से 20 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप रेखा चित्र डायग्राम मैप का प्रयोग करते हुए, और वो चीजें कब होती है जब किसी चीज का अपने अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास अपने यानी घर पर रफ कॉपी के अंदर इन प्रश्नों को लिख के हम प्रैक्टिस करें तो और बढ़िया तरीके से अच्छे नंबर अपने ला सकते हैं। दूसरा हम बात करें तीसरे प्रश्न पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योग के वितरण तथा स्थानीयकरण के कारकों का अध्ययन कीजिए। देखिए ये बीए पार्ट थर्ड का जो प्रादेशिक भूगोल है ये प्रश्न एमए फाइनल के अंदर जो औद्योगिक भूगोल है उसके अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी औद्योगिक प्रदेश जो पिछली बार इसमें प्रादेशिक भूगोल में आ चुका है। तो अब की बार संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योग का वितरण और स्थानीयकरण के कारकों का अध्ययन है वो कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो चौथा प्रश्न आ जाता है चीन का। तो चीन को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हुए जलवायु का चीन की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है उसका यहाँ की कृषि के प्रारूप पर किस प्रकार से प्रभावित करती है वहां की जलवायु। जिस प्रकार भारत की मानसूनी जलवायु है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मानसूनी जलवायु है यहाँ अधिकांश 50% से अधिक भूमि है वो मानसून पर यानी वर्षा पर निर्भर है। वर्षा अच्छी होती है बम्पर प्रोडक्शन होता है, कम वर्षा होती है तो स्वाभाविक सी बात है उत्पादन घट जाता है। जैसे अब की बार अब भी यानी बारिश का थोड़ा सा अभाव है जिसके कारण फसलें सूख रही है। बारिश अच्छी होगी तो बम्पर प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। वहीं चीन के जलवायु प्रदेशों को विभाजित करते चीन के कृषि पर
चीन के कृषि पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन करना है संक्षेप में। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ 18, 19, 20 में नहीं है, 21 में आने के चांसेस हैं। इसके अलावा यानी ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि चीन अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए प्रत्येक की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अफ्रीका देश है, उसके अंदर कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों का यानी उनकी विशेषताओं का वर्णन इसके अंदर करना है। ये प्रश्न भी 2018 और 2019 के जो मेन एग्जाम है उसके अंदर ये प्रश्न आ चुका है, तो उसके अभी आने के बहुत अधिक चांस है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, अर्जेंटीना के आर्थिक विकास में पशुपालन उद्योग का परीक्षण कीजिए। अर्जेंटीना है यानी जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय देश है, ये पशुपालन यानी डेयरी उद्योग वहां बड़ा वर्चस्व के अंदर है। चाहे नीदरलैंड चले जाएं, अर्जेंटीना चले जाएं, उस क्षेत्र के अंदर यानी मुलायम लंबी घास पाई जाती है, पशुओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो वहाँ डेयरी उद्योग बहुत अधिक मात्रा में विकसित हुआ। तो वहाँ अर्जेंटीना के आर्थिक विकास में पशुपालन उद्योग का परीक्षण कीजिए। यानी पशुपालन डेयरी उद्योग का क्या महत्व है वहां की अर्थव्यवस्था में, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, तो उसके बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रमुख व्यापारिक फसलों का वर्णन कीजिए। बांग्लादेश में कौन कौन सी व्यापारिक फसलें हैं, चाहे वो जूट है, चाहे वो गन्ना जैसी व्यापारिक फसलें, कौन कौन सी फसलें उसके बारे में, उनकी क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट, प्रदेश की संकल्पना क्या है, प्रदेश का एक सामान्य वर्गीकरण कीजिए। देखिए बेसिकली सीधी सी बात है, प्रश्न एक आता है, मैंने प्रश्न लिए 7, क्यों, क्योंकि इसका विजन थोड़ा सा लंबा होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रश्न एक नहीं, इसमें से छोटे प्रश्न भी आपको कहीं न कहीं 2-3 प्रश्न इसमें छोटे भी मिलेंगे। इसके अलावा जो बीच के प्रश्न है 2-3 प्रश्न बीच में से यदि 7 प्रश्न कवर कर लेते हो बढ़िया तरीके से, जैसे प्रदेश की संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, 7 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो यानी बड़ा जो प्रश्न हम तैयार करते हैं तो उससे छोटे प्रश्न बीच में से जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों को अपने आसानी से यानी कर सकते हैं। इसी प्रकार यानी इसके अंदर सुंदराज्य अमेरिका के अंदर यानी कृषि मेखलाएं हैं, जिसमें कई बार मक्का पेटी पर टिप्पणी आ जाती है, कई बार कपास की पेटी पर टिप्पणी आ जाती है, और कई पर गेहूं पेटी पर टिप्पणी आ जाती है। उसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न रिपीट होता है, जैसे पिछली बार मक्का पेटी के बारे में आया है, तो निश्चित रूप से अब की बार कपास या यानी गेहूं पेटी पर एक प्रश्न इसके अंदर 7 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये पेपर मैं नहीं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाए, और उसी दृष्टिकोण से इस प्रश्न को बनाया है। तो इसके अंदर अब अपने चलते हैं कि एक प्रश्न यानी ये 7 प्रश्न है, निश्चित रूप से इसमें से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों की आप तैयारी करें, ताकि छोटे प्रश्नों को, हालांकि मैंने अलग से वीडियो बनाकर उसमें भाग ए और ब दोनों को प्रश्न डालने की कोशिश की है, फिर भी इन प्रश्नों को एक प्रश्न आएगा, लेकिन फिर भी 7 प्रश्न पढ़ें, ताकि इन ये चीजें हैं आगे भी आपके काम आए, और इसमें से छोटे प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। अब ये चीजें तो होगी यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसके अंदर जो फर्स्ट प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसके अंदर हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक प्रश्न पर अपने डिस्कस कर लेते हैं कि वो यानी इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है। विश्व के उष्ण मरुस्थलों की भौगोलिक दशाओं का वितरण, यानी विश्व के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जो मरुस्थल है, उन मरुस्थल की भौगोलिक यानी भौतिक दशाओं के बारे में वर्णन करना है। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वहां कौन कौन सी जलवायु, वनस्पति, मिट्टी और ये चीजें पाई जाती है, इनके बारे में वर्णन करना है। तो पहले से अपने दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है कहां पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है। तो मैप के द्वारा इसको अपने आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि पहली बात तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, यदि हम ग्लोब के माध्यम से देखना चाहें, महाद्वीप है, महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 15 से 30 अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में 15 से 30 उत्तरी गोलार्ध, 15 से 30 दक्षिणी गोलार्धों के अंदर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है। इसका हम देख सकते हैं कि चाहे सहारा का मरुस्थल हो, चाहे अपने यानी
उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल हो, या अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल हो, या ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल हो, चाहे थार का महान मरुस्थल हो, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये महाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं। इसको अपने मैप के माध्यम से भी इसको क्लियर करने पड़ेंगे कि ये क्षेत्र आ जाता है मरुस्थलीय। और इसके अंदर देखेंगे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तर में जाए 15 से 30 उत्तरी गोलार्ध और 15 से 30 दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इन मरुस्थलों की स्थिति देखने को मिलती है। पर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो सहारा मरुस्थल आ जाता है, अरेबियन मरुस्थल आ जाता है। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के अंदर और पाकिस्तान का कुछ भाग है वह महान मरुस्थल या जिसको थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और इसके बाद हम देखें सोनारी मरुस्थल आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया और मैक्सिको वाला जो क्षेत्र है वहां। इसके अलावा दक्षिण गोलार्ध के अंदर देखें 15 से 30 अक्षांशों के मध्य तो एक आ जाता है आटाकामा मरुस्थल आ जाता है दक्षिणी अमेरिका का। इसके अलावा अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है यानी 15 से 30 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इस यानी मरुस्थलों की स्थिति पाई जाती है। और ये मरुस्थल है, मरुस्थल किस वजह से है, क्यों, क्योंकि वहां जल का अभाव है। जल का अभाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है वनस्पति, और वनस्पति का अभाव हुआ होगा तो वहां या तो बलुई रेतीली मिट्टी मिलेगी या वो क्षेत्र होगा पथरीला मरुस्थल। और ये कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो पथरीले मरुस्थल को कहते हैं हमादा। रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं भाई, रेतीला जो मरुस्थल है उसको कहते हैं रेग। रेग तो क्या है, यानी रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल तो कहलाता है रेग कहलाता है, और पथरीला मरुस्थल कहलाता है हमादा। पथरीला मरुस्थल। तो इसके अंदर देखना चाहें तो अपना जो थार का जो मरुस्थल बड़ा अद्भुत मरुस्थल है, जो यानी हमादा प्रकार का भी है और रेग प्रकार का भी है। पथरीला क्षेत्र भी है, रेतीला क्षेत्र भी है। सहारा का मरुस्थल है, उसके अंदर की विशेषताएं मिलती हैं। जो उत्तरी अटलांटिक भूमध्य सागर अरेबियन सी के आसपास वाला जो क्षेत्र है लाल सागर, वहां तो रेतीली मिट्टी की प्रधानता मिलती है, और जो मध्यवर्ती भाग है वहां पथरीला मरुस्थल देखने को मिलता है। तो इन मरुस्थलों की अपने लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहां पर यानी प्रमुख रूप से पाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है। तो फर्स्ट अपने देखते हैं सहारा मरुस्थल का। तो सहारा मरुस्थल का यदि हम अवलोकन करना चाहें तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, और विश्व के 11 देशों में इसकी लोकेशन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। ये मरुस्थल पथरीला और रेतीला दोनों प्रकार का, आंतरिक भाग पथरीला है, और तटवर्ती जो क्षेत्र है यानी इसकी सीमा लगती है अटलांटिक महासागर के, भूमध्य सागर के और लाल सागर के। तो इस क्षेत्र के अंदर रेतीले मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। बीच वाला क्षेत्र है पथरीला मरुस्थल है, और पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है हमादा। कई कंपटीशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। रेतीला मरुस्थल रेग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो थार का मरुस्थल है, ये सहारा का मरुस्थल है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से यदि हम इसको देखना चाहें लाल सागर तक, इसकी जो यानी लेंथ की बात करें तो 5600 किलोमीटर की लंबाई में, 5600 किलोमीटर की लंबाई के अंदर। वहीं उत्तर में भूमध्य सागर से देखना चाहें नीचे दक्षिण में सूडान तक, ये लगभग 2004 किलोमीटर लंबा है। यानी इसकी लंबाई की बात करें 2004 किलोमीटर जो भूमध्य सागर से यानी सूडान देश तक, वहीं उत्तरी अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक इसकी लोकेशन यदि देखना चाहें तो इसकी लंबाई लगभग 5600 किलोमीटर आ जाती है। इस सहारा मरुस्थल के अंदर कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो इसको अंदर देखना चाहें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से यदि देखें तो यहाँ देख लेते हैं कि इसके अंदर आ जाता है अल्जीरिया आ जाता है, इसके अलावा लीबिया आ जाता है, इसके अलावा यदि हम देखें मारतोनिया, इसके अंदर नाइजर है, सार्ड है, लीबिया है, और यानी एस्टोनिया है। ये जो सारे के सारे जो अफ्रीकी देश हैं, लगभग 11 अफ्रीकी देश हैं, वो प्रमुख रूप से सहारा मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल यदि देखें विश्व का यानी गर्म मरुस्थलों में से एक यानी इसको माना जाता है।
इसके अंदर उच्च तापमान है वो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च तापमान पाया जाता है। वही यदि हम वर्षा की बात करें तो इस सहारा मरुस्थल के अंदर 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसमें से लगभग 31% क्षेत्र है उसके अंदर, तो यानी 31% भूभाग है सहारा का कुल क्षेत्रफल का, उसमें 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर यदि हम देखें लगभग 17% जो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसके कारण यह जो मरुस्थल है यानी डेजर्ट है और इस मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ छोटी घास के मैदान जरूर पाए जाते हैं, वहां कई यानी जीव जंतु इसके अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इस सहारा के मरुस्थल के अंदर अन्य विशेषताओं में देखें तो ये सहारा मरुस्थल बेसिकली इसके अंदर कई मरुद्यान भी पाए जाते हैं, बीच में के यानी मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर यानी छोटे छोटे मरुद्यान भी इस क्षेत्र के अंदर देखने को इस सहारा मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। फिर यदि इसका अंदर थोड़ा अन्य और विशेषताओं में देखना चाहिए सहारा मरुस्थल के अंदर, तो सहारा मरुस्थल क्योंकि यानी ये बीच वाला क्षेत्र पठारी है तो पठारी मरुस्थल है और पठारी मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है क्या, यानी हमादा कहा जाता है पथरीले मरुस्थल को। तो इस मरुस्थल की मुख्य विशेषताओं में देखना चाहिए तो इस मरुस्थल की औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। कितनी? 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है सहारा की। और इसमें हमने जिक्र कर दिया, इसमें अल्जीरिया भी आ जाता है, चार देश भी आ जाता है, मिस्र भी आ जाता है, लीबिया भी इसके अंदर आ जाता है, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा वाला जो क्षेत्र है ये इस मरुस्थल के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है ज्यादा पुराना नहीं, आज से 60 लाख वर्ष पूर्व ये काफी हरा भरा था, लेकिन जैसे जैसे यानी जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण धीरे धीरे इसमें शुष्कता आती गई और लेकिन अब देखने को मिलता है कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि आगे आने वाले समय में ये जो 15 से 20-30 सालों में जैसे जैसे जलवायु के अंदर थोड़ा परिवर्तन होगा तो इसके अंदर हरा भरा होने के चांसेस यानी भूगोलवेता, भूगर्भवेता, जलवायुवेता ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो वैसे देखें तो तीनों और इसके प्रमुख रूप से क्या है, समुद्र की तटवर्ती यानी सीमाएं प्रमुख रूप से इसके अंदर लगती है। फिर यदि हम देखना चाहें जो ये सहारा मरुस्थल है इसमें कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें चट्टानी मरुस्थल जिसको हमने डिस्कस कर लिया हमादा है, एरेग रेत का समूह पाया जाता है, इसके अलावा रेत के टीले भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल के अंदर यानी कई प्रकार की पथरीली बदरीली मैदान भी हैं, सूखी घाटियां भी देखने को मिलती है, नम प्लेया छोटी छोटी झीलें पाई जाती है नमकीन पानी की, उसको शाल्टा या यानी प्लेया के रूप में भी इसको परिभाषित है वो प्रमुख रूप से क्या है किया गया। फिर हम बात करते हैं वनस्पति, तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति है वो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें कंटीली झाड़ियां मिलती है। इसके अलावा कुछ यदि हम पेड़ पौधों के नाम देखना चाहें तो बबूल इसके अंदर पाया जाता है, हथेलिया या कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। तो सहारा मरुस्थल के अंदर कई यानी जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जिसमें सहारा के अंदर ऊंट भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा यानी जंगली भैंसे भी देखने को यानी इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं, या इसके अंदर कुछ क्षेत्रों में हाथी, कई जानवर प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो किसी भी अपने महाद्वीप के अंदर यहाँ की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करें, 5 चीजें देखनी है। एक तो उस क्षेत्र का भौतिक स्वरूप यानी वहां चट्टान कैसी है, वहां की मिट्टी, तो मिट्टी की आपने बात करी पथरीली और रेतीली मिट्टी है। फिर बात करें वर्षा, तो वर्षा इसके अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि हम देखें वनस्पति तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति देखने को मिलती है। फिर इसके अंदर अपने वर्षा देख ली, मिट्टी देख ली, वनस्पति देख ली। इसके अलावा खनिज संसाधन, तो कई प्रकार के खनिज संसाधन भी जिसमें धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ कुछ मात्रा में इसके अंदर देखने को मिलते हैं सहारा मरुस्थल के अंदर। और इसके सहारा के अंदर यानी चूंकि वर्षा कम होती है तो जनसंख्या इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त वर्णन सभी मरुस्थलों का प्रमुख रूप से करना है। तो मोटा मोटा हमने सहारा मरुस्थल के बारे में देख लिया।
अब हम बात करते हैं दूसरे मरुस्थल की, और दूसरा मरुस्थल अपना थार का मरुस्थल लेते हैं। तो थार का मरुस्थल, जिसको भारत का महान मरुस्थल के नाम से भी परिभाषित किया जाता है, तो महान मरुस्थल है वो भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर, विशेष तौर पर राजस्थान, इसके अलावा गुजरात का में भी थोड़ा सा है, इसके अलावा पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसका कुछ पार्ट पाया जाता है कहाँ, पाकिस्तान के जो सिंध के आसपास वाला जो क्षेत्र है। और 85% जो थार का जो मरुस्थल है वो भारत के अंदर है, और उसमें से लगभग यानी 80 से 85% राजस्थान में था। भारत के थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, स्थित है। तो इस थार के मरुस्थल की के अंदर एक अद्भुत विशेषता है, ये सारे मरुस्थल अपने देखे 6-7 प्रकार के मरुस्थल है उष्णकटिबंधीय में। थार का मरुस्थल एक ऐसा अद्भुत मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जीव जंतु वनस्पति पादप पाए जाते हैं। इसलिए भूगोलवेत्ता श्री प्रसाद उन्होंने कहा कि थार का मरुस्थल एक रुक्ष प्रदेश है, यानी यहाँ पेड़ पौधे यानी की सघनता मिलती है अन्य मरुस्थलों में। क्यों? इसका मुख्य रीजन है कि यहाँ अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। सो सारा यानी थार का जो मरुस्थल है वो भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत में और पाकिस्तान के यानी में भी कुछ 15% पाया जाता है। इसके अंदर विशेषताओं के बारे में देखना चाहें तो थार का मरुस्थल है, इसमें वर्षा होती है 0 से 50 सेंटीमीटर। तो 0 से यानी 50 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र होता है, 0 से 25 वाला शुष्क और 25 से 50 वाला शुष्क और अर्धशुष्क। तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। कंटीली झाड़ियां मिलती है इसके अंदर, अपने आसपास की जो वनस्पति है वो इसमें आप नाम ले सकते हो। तो वो वनस्पति चाहे कैर है, चाहे अपने राज्य वृक्ष सम्य वृक्ष है, चाहे बबूल है, ये जो वृक्ष हैं वो प्रमुख रूप से झाड़ियां हैं, ये वृक्ष इसके अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो जो अपना थार का मरुस्थल है, इयोसीन काल के अंदर ये मरुस्थल है, यानी टेथिज सागर का अवशेष था। प्राचीन काल की सरस्वती और दरस्वती नदियां इसमें प्रमुख रूप से प्रवाहित होती थी। जैसे जैसे यानी नदियों ने मार्ग परिवर्तन किया, जलवायु परिवर्तन होती गई, यह क्षेत्र शुष्क होता गया, और उसका प्रभाव ये हो गया कि धीरे 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 यहाँ शुष्कता बढ़ती गई। पहले क्या था ये, यानी समुद्र, बाद में जलोढ़ मैदान बना, बाद में धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो गई तो शुष्क। और आज गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में जाते हैं, सिंचाई के कारण जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें होती है, चाहे वो धान की फसल हो, सरसों की फसल हो या गेहूं, बोताई से प्रमुख रूप से उत्पादित होती है। तो इससे शोध भी हुआ है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में टेथिज सागर था। इसके प्रमाण हमें यानी काफी परिणाम देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये मिलता है कि यहाँ खारे पानी की झीलें राजस्थान में, चाहे वो डीडवाना हो, रोहनकंसर हो, पंचभद्रा हो, ये सारी झीलें इस क्षेत्र में मिलती है। बोआपुगोल्ड रेल जो चट्टाने हैं वो जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र की चट्टानों से मेल खाती है, उससे भी ये प्रमुख रूप से क्या हासिल। आकलवुड फोसिल पार्क मुरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर करोड़ों वर्ष पूर्व की वनस्पति के अवशेष वो भी प्रमाणित करते हैं कि ये यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते थे डेल्टाई क्षेत्र के अंदर, तो वो भी मुख्य रूप से प्रमाणित होता है। तो थार का मरुस्थल है, राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के लगभग 12 जो मरुस्थलीय जिले हैं, जिसमें अपना चूरू जिला भी आ जाता है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और ये सीकर झुंझुनू का कुछ वाला जो भाग है, ये सारा का सारा जो बेल्ट है इस मरुस्थल का पार्ट है, वो प्रमुख रूप से आ जाता है। सिरोही का आधा भाग इस मरुस्थल के अंदर प्रमुख रूप से आता है। वनस्पति की हमने बात करी, कटीले शुष्क पतझड़ वनस्पति प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर वर्षा की बात करें 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। फिर बात करें मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी अधिकांशतः मिट्टी बलुई मिट्टी है, बलुई लाल मिट्टी की प्रधानता मिलती है। बलुई के अलावा ये जो मरुस्थल है मैंने बता दिया, पथरीला मरुस्थल भी है, रेतीला मरुस्थल भी है। पथरीले मरुस्थल को कहते हैं हमादा और रेतीले मरुस्थल को कहते हैं रेग। तो अपने महान मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है शुष्क प्रदेश 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच वाला जो क्षेत्र है, जिसमें रामदेवरा, रुड़ेसा और मुख्य रूप से जोधपुर के आसपास वाला जो बेल्ट है वो पथरीला मरुस्थल है। वहां अवसादी चट्टाने, कायंत्रिक तुल्य चट्टाने हैं, तो वहां जीवाश्म अवशेष भी उस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। क्रूड ऑयल वहां मिलता है। तो भारत
का ये जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता के साथ साथ वनस्पति के साथ साथ सबसे अधिक प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि भारत का लगभग 1/4 खनिज तेल यहाँ निकलता है। राजस्थान में लिग्नाइट तेल, चूना पत्थर के अथाह भंडार इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो मरुस्थल है यानी धीरे धीरे समृद्ध है और अब धीरे धीरे इनका विकास भी प्रमुख रूप से होने लग गया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ सड़कों का, परिवहन की समुचित व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, इंदिरा गांधी नहर ने इसको काफी हरा भरा किया, तो ये काफी समृद्ध हो गया है ये मरुस्थल और धीरे धीरे इसके अंदर यानी समृद्धता आ रही है। तो इसके अंदर वनस्पति हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे खनिज संसाधन की हमने बात कर ली, खनिज संसाधन की दृष्टि से भी समृद्ध है। तो इस प्रकार और देखते हैं। ये अपना हो गया कौन सा, थार का मरुस्थल का हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट मरुस्थल के अंदर, थर्ड मरुस्थल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। वो आ जाता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर देखें अरेबियन मरुस्थल। तो अरेबियन मरुस्थल की यदि हम लोकेशन देखना चाहें तो ये अरब प्रायद्वीप है, यानी ये अरब प्रायद्वीप के अंदर यमन और उन देशों को छोड़कर जो यानी ये सारे के सारे अरब कंट्री हैं, या अरेबियन मरुस्थल प्रमुख रूप से पाया जाता है। और अरेबियन मरुस्थल को प्रमुख रूप से 2 उपनामों से भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो अरेबियन जो मरुस्थल है वो दक्षिणी इजराइल, जोर्डन, ईरान से लेकर अरब प्रायद्वीप के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, ये अरेबियन मरुस्थल है वो प्रमुख रूप से फैला हुआ है। इस मरुस्थल के अंदर देखें तो पूर्वी ईरान के आसपास दस्त ए काबिल, कौन सा, दस्त ए काबिल मरुस्थल है, वो ईरान के आसपास वाला जो क्षेत्र है दस्त ए काबिल मरुस्थल कहलाता है। इसके अलावा दस्त ए लुत मरुस्थल भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो अरेबियन मरुस्थल भी मुख्य रूप से क्या है, यानी दक्षिणी अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है उसके बीच में जो लाल सागर के चिपता हुआ लगा हुआ जो अरेबियन प्रांत के अंदर, अरब कंट्रियों के अंदर ये अरेबियन मरुस्थल है वो प्रमुख रूप से मिलता है। ये जो मरुस्थल यदि हम देखें तो रेतीला मरुस्थल के साथ साथ कुछ मात्रा में यहाँ पथरीले चट्टानें भी प्रमुख रूप से क्या है इस मरुस्थल के अंदर देखने को मिलती है। तो ये मरुस्थल है, वर्षा बहुत ही कम होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी बात है कि क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है जो अरब कंट्री है, और उसी के कारण इन देशों की जो पूर्णतः जो मुद्रा यानी आय है वो इनके क्रूड ऑयल पर निर्भर है। वहां तेल सस्ता है और जल है वो महंगा है। क्यों? तटवर्ती क्षेत्र, समुद्रों से जल को मीठा बनाकर इसका उपयोग यानी किया जाता है। तो वहां वनस्पति है, कंटीली वनस्पति मिलती है। वहां यदि हम जीव जंतु देखें, ऊंट, दो ठुई वाला ऊंट प्रमुख रूप से इस सहारा क्षेत्र के अंदर मिलता है। और वहां यानी चरवाहे के मजदूर खजूर के पेड़ हैं वो प्रमुख रूप से इसमें, छोटे छोटे मरुद्यान भी प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ खनिज संसाधनों में मैंने बता दिया क्रूड ऑयल बहुतायत से प्रमुख रूप से निकलता है, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी कतर, ये जो ये वाला जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने मरुस्थल पर जाते हैं तो इसके अंदर आ जाता है कालाहारी का मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण के अंदर जो यानी बोत्सवाना लैंड के अंदर प्रमुख रूप से ये मरुस्थल है वो प्रमुख रूप से फैला हुआ। इसके अंदर देखें तो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ये कालाहारी का मरुस्थल है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर यानी लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये मरुस्थल फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1000 मीटर औसत ऊंचाई लिए होता है ये कौन सा, कालाहारी का मरुस्थल। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कुल क्षेत्र देखें 3,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ हरा पन्ना, निकल और यूरेनियम के अथाह भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है, यानी कालाहारी मरुस्थल के अंदर देखने को मिलता है। और इस कालाहारी मरुस्थल का उत्तरी भाग है वो नामीबिया देश के अंदर नामीबियन मरुस्थल के रूप में भी प्रमुख रूप से इसको परिभाषित किया जाता है, कालाहारी मरुस्थल का उत्तरी भाग। तो इस प्रकार ये आ जाता है कौन सा,
मरुस्थल। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कई मरुस्थल हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये मरुस्थल है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े मरुस्थलों में आता है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर और मध्य से लेकर यानी पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहां यानी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और इस ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के अंदर सबसे बड़े मरुस्थल का यदि हम अवलोकन करना चाहें तो इसके अंदर ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यानी विक्टोरिया प्रांत है वो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल आ जाता है 1 नंबर का, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यह दुर्बल आबादी के बीच वाला जो क्षेत्र है ये विक्टोरियन मरुस्थल है। और इस मरुस्थल के अंदर देखें तो लगभग 4,22,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ कुछ छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। इसके अलावा नमकीन झीलें भी देखने को मिलती है। वर्षा इसमें यानी कम 10 से 15 या 20 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके अंदर देखने को मिलती है। मिट्टी की बात करें तो ये पथरीला के साथ रेतीला मरुस्थल की दशाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। रेतीली मिट्टी की प्रधानता इस क्षेत्र में मिलती है। वर्षा इस क्षेत्र के अंदर कुछ क्षेत्र में तो 10 से 15 कुछ क्षेत्रों में 15 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तापमान ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान पहुंच जाता है 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 18 से लेकर यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड यानी यहाँ तापमान पहुंच जाता है। तो ये मरुस्थल है थोड़ा सा जनसंख्या बाहुल्य वाला मरुस्थल, इसको प्रमुख रूप से अपने कह सकते हैं। विक्टोरिया प्रांत में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। इसके अलावा दूसरा यदि हम ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो विक्टोरिया मरुस्थल के दक्षिण के अंदर यानी इसके अंदर प्रमुख रूप से इस मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन मरुस्थल ये भी गिब्सन मरुस्थल भी इसके लगता हुआ ऑस्ट्रेलिया का पांचवा सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा सिम्पसन मरुस्थल भी यानी प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है। तो यानी हमने देख लिया ऑस्ट्रेलियन के मरुस्थल, इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, थार का मरुस्थल का हमने अध्ययन कर लिया। इसके अलावा सोनारी मरुस्थल देख लेते हैं। तो सोनारी मरुस्थल की स्थिति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका के अंदर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया प्रांत है वहां को इस कैलिफोर्निया को थोड़ा सा मैक्सिको का जो क्षेत्र है वहां सोनारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। इस मरुस्थल के अंदर यदि हम विशेषता देखना चाहें तो ये गर्म शुष्क रेगिस्तानी मरुस्थल है और इसको मोजेवा मरुस्थल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसके अंदर कोलोरेडो मरुस्थल भी इसको कहते हैं। ये लगभग 2,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया प्रांत है वहां को ये मरुस्थल प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा यानी ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये प्रमुख रूप से अर्जेंटीना और पेरू के तट पर पाया जाता है। हालांकि इसकी जो थोड़ी सी स्थिति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वाला बीच वाला क्षेत्र है, लेकिन ये जो मरुस्थल है ये भी प्रमुख रूप से क्या है यानी ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर इसकी स्थिति प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। आटाकामा मरुस्थल की आटाकामा मरुस्थल है कौन से महाद्वीप के अंदर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो एक तरफ तो इसके एंडीज पर्वतमाला आ जाती है, दूसरी तरफ यहाँ प्रशांत महासागर। तो एंडीज और प्रशांत महासागर के मध्य लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये प्रमुख रूप से क्या है आटाकामा का मरुस्थल फैला हुआ है। और आटाकामा का मरुस्थल विश्व में दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। वर्षा बहुत ही कम इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। ये लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग इसकी चौड़ाई कम है 1600 किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई लगभग 180 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार देखें
तो ये आ जाता है आटाकामा का मरुस्थल। तो इसमें भी मिट्टी, वनस्पति, खनिज संसाधन और उन चीजों का समेकन करते हुए इसको देखना है। तो ये पर्सन मोस्ट है, तो इसके अंदर रखने की आवश्यकता नहीं। विश्व के अंदर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, बेसिकली 15 से 30 अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों के अंदर उष्ण कटिबंधीय यानी मरुस्थल प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। विश्व के अंदर 7 जो मरुस्थल है वो प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में है, जिसमें सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल है, जो लगभग कितने, यदि इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और जिसमें लगभग अफ्रीका महाद्वीप का 37% भाग कवर करता है। अफ्रीका के 11 देश इसके अंदर प्रमुख रूप से आते हैं, जो यदि अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर, भूमध्य सागर से सूडान तक जो यानी लगभग 2004 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता। फिर यदि हम बात करें थार का मरुस्थल है, समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा है। वैसे देखें तो स्प्लिटी मैदान है, लेकिन यहाँ पे 60 मीटर तक की ऊंचाई के बालू का स्तूप या बालू का टीले मिलते हैं, जिसमें बरखान है, अर्चंद्राकाल है, हेलबैग है, कई प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। और यहाँ वनस्पति है उष्ण शुष्क कटीले पतझड़ वन पाए जाते हैं। वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच में मिलती है। इस मरुस्थल के अंदर यानी क्रूड ऑयल और कोयला प्रमुख रूप से क्या है निकलता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें, ये जो मरुस्थल है ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश का है। इसका मुख्य रीजन यही है कि इसके अंदर यदि हम ओवरऑल देखना चाहें तो सर्वाधिक पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति और खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, और कृषि की दृष्टि से भी अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा यह समृद्ध है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन के मरुस्थल, चाहे आपका हो कालाहारी का मरुस्थल, आटाकामा, सोनारी मरुस्थल और थार का मरुस्थल या अरब प्रायद्वीप के मरुस्थल की लोकेशन है वो पाई जाती है। आगे टाइम मिला तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। बाकी आप इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।